आपको जो एजुकेशन मिनिस्टर दिया गया था, आप इस पद को नहीं संभाल पा रहे हो, आप रिज़ाइन दो। और अगर जनता सवाल उठा रही है, सरकार तक मैसेज पहुंचा रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट बी रिज़ाइन, उनको रिज़ाइन देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जहां पे वर्तमान में अभी सोनम वांगचुक जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पिछले 7 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं और आयशा मेंबर भी अनशन पे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि एक लड़का छत्तीसगढ़ से आया हुआ जो पिछले 8 दिनों से अनशन पे बैठा हुआ था, उसका अभी तबीयत ख़राब हो गया, फ़िलहाल वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो कॉकरोच जनता पार्टी क्यों आया, इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है, कैसे बना ये कॉकरोच जनता पार्टी, तो हम इसका पूरा हिस्ट्री जानेंगे, वर्तमान तक अभी क्या चल रहा है और कॉकरोच जनता पार्टी का डिमांड क्या है। कुछ लोग इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर लोग भी जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं और उन्हें क्यों आना चाहिए इस मंच पे, जहाँ पे लोग और सारे जेनजी यूथ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन देना है। क्यों देना है, इन सब चीज़ों पे आते हैं और जानते हैं क्या है असली वजह। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया कि सारे बेरोज़गार लोग कॉकरोच के समान हैं। अब जितने तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स थे, जितने स्टूडेंट थे, अब सारे जो बेरोज़गार छात्र थे, एक रिपोर्ट है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 1,10,00,000 भारत में लोग बेरोज़गार हैं, ग्रेजुएट वो भी। तो सोच सकते हो कितनी बड़ी, और वो भी भारत के युवा आबादी में 80% लोग बेरोज़गार हैं। तो अब इन लोगों में से एक पर्सन आता है जो एक आवाज़ बन के सामने आता है और वो बोलता है कि मैं मजाक मजाक में एक आईडी बनाता है और वो आईडी का नाम रखता है जो सीजेपी द्वारा यूथ लोगों को कॉकरोच बोला गया, बेरोज़गार लोगों को कॉकरोच बोला गया। एक बोलता है कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टा आईडी पे बनाता है और वो आईडी 22 मिलियन लोग उससे अचानक से जुड़ जाते हैं। अब सोचो कि 22 मिलियन यूथ लोग कितने खफा हैं इस सिस्टम से। तो अब क्या होता है कि एक मामला आता है नीट पेपर लीक, जिसमें करीब 20 से ज़्यादा छात्र जो होते हैं वो एग्ज़ाम देते हैं और उस बीच डिप्रेशन, वो पेपर लीक होता है, इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि अब इसको लेकर के देश में पूरा हलचल मच चुका था। एजुकेशन मिनिस्टर के ख़िलाफ़ लोग आवाज़ उठाने लगे थे कि रिज़ाइन दो, इस समय से 2021 से बने हुए हो आप, फिर भी इतना एजुकेशन में करप्शन क्यों। अब देखो क्या होता है कि जो सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, वो तो बना दिए। अब जब वो अमेरिका में थे, पढ़ाई करने गए थे, तो उस बीच जब इंडिया में आते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि मैं इसमें सारा चीज़ें इंक्लूड करूँगा, जिसमें ये मैं बताऊँगा कि कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे थे। अब लोगों को ये था कि अब जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे तो कई लोग थे वो बोल रहे थे, या मीडिया वाला ऐसा अफवाह उड़ा रहा था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन्हें भी इस बात का डर था कि आते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और मैं उस वक्त दिल्ली में था और वहाँ पे हर चीज़ मैं देख रहा था कि चल क्या रहा है। जैसे ही वो आते हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और बाकायदा उन्हें 1 घंटा तक रोका जाता है पुलिस के द्वारा। रीज़न ये होता है कि उनको काफ़ी हाई सिक्योरिटी के द्वारा, फुल सिक्योरिटी वहाँ पे रहता है, उसके द्वारा उन्हें जंतर मंतर लाया जाता है। बाकायदा उस दिन क्या होता है कि परमिशन के लिए वहाँ पे नियरेस्ट जो थाना होता है वहाँ परमिशन वो पहले ही दे देते हैं। जब वो बाहर निकल रहे थे तो आप देखोगे कि वो एक बुक लिए हुए थे और वो बुक था भीमराव अम्बेडकर का एक पुस्तक था, उसे बाहर लेकर के निकलें एयरपोर्ट से। अब देखो यहाँ पे जो गोदी मीडिया है और जो कह सकते हो कि इतना हेट करता है, बोल रहा है कि वो अमेरिका वाले भैया आए, भीमराव अम्बेडकर की किताब लेकर के बाहर आए, जय भीम का नारा लगा रहे हैं जैसे वो जंतर मंतर पहुँचे। सोचो कि उस रिपोर्टर का
कितना गंदा मानसिकता है कि वो भीमराव अम्बेडकर जो पूरे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता जिन्हें बोला जाता है, उनको इस तरीके से मतलब एक सोच सकते हो कि दोहरी गलत मानसिकता। सोचो उस रिपोर्टर के अंदर कितना गलत मानसिकता होगा। वही रिपोर्टर जो था, जो कह सकते हो कि यूजीसी नेट के समय भी क्या कर रहा था कि यूजीसी का विरोध कर रहा था। अब देखो भीमराव अम्बेडकर जो सबके लिए, जहाँ तक कि महिला जो आज शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं, इनके पीछे भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, महात्मा फुले, इन सब का योगदान था। ऐसा नहीं है कि ये जो मानसिकता वाले, सोचो कितना, क्यों ऐसा अभद्र टिप्पणी करना। और यही वजह होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो चाह करके भी यहाँ पे नहीं जुड़ पाते हैं। सीजेपी वाला सोचते हैं कि ये रियल फैक्ट बताऊँ तो कुछ लोगों को ये लगता है कि ये किसी एक, जो सीजेपी जो अभिजीत दीप के, वो खुद बताते हैं कि वो दलित कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो कुछ ऐसे पत्रकार अगर इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करते हैं तो कुछ ऐसे मानसिकता रखने वाले लोग सोचेंगे, जो जातिवाद से आज भी पीड़ित हैं, अरे मैं क्यों जाऊंगा, अरे मैं क्यों जाऊंगा, ऐसे वाली भावना आ जाता है। तो सोचो कि इनके सोशल मीडिया पे एक पकड़ है। अब ये पकड़ जो है, अगर ये वीडियोस बना के अपलोड करते हैं तो मिलियंस में लोग देखते हैं, इनकी बात सुनेंगे। पहले से इतने समय से ये लोग अपनी बात रख रहे हैं, नीचे लोगों का आवाज़ क्यों इतना आसानी से दबा दिया जाता है। ये देखो सोशल मीडिया पे इनको इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो जातिवाद का असर क्या है कि जो सबसे ऊपरी क्लास जो है वो सोचता है कि जो निचला जो है, वर्ण व्यवस्था में आप जानोगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ग आते हैं। ये सोचेगा, क्षत्रिय सोचेगा तो हम तो वैश्य से तो ऊपर हैं, शुद्ध वैश्य सोचेगा तो हम तो शूद्र से ऊपर हैं। इस तरीके से सोचो, एक सीढ़ी बाय सीढ़ी है, एक दूसरे में ही ये लोग उलझे पड़े हैं। तो इस तरीके से करोगे तो कई सारे वजह हैं जो अभी भी देखोगे इन मानसिकता से जुड़े हुए हैं। तो जातिगत मानसिकता जिसको बोल सकते हो, वो वहाँ पे बहुत कम पहुँच रहे हैं। और स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तो फ़िलहाल कई लोग हैं जो इस चीज़ से दरकिनार हैं, सारे लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। अब देखो कि जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे पहुँच रहे हैं बाकायदा। अभी आप देखोगे तो वहाँ पे जिस तरीके से जो पुलिस सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, कई बार वहाँ पे इस सुरक्षा दे रही है, बहुत अच्छे से लोगों को सेफ़ रख रही है। कई बार लगता है कि पुलिस उकसा भी रही है कि यहाँ पे उपद्रव हो जाए। लेकिन अभी देखो 16 दिन हो गया प्रोटेस्ट का, टोटल 16 दिन प्रोटेस्ट का हो गया और इतने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। अब तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है जहाँ पे भगदड़ हो गया हो, पुलिस के द्वारा डंडे चल गए हों, ऐसा अभी तक मेरे को नहीं दिखा। और सारे अभी जो हैं वो सारे पढ़े लिखे, अवेयर, एजुकेशन पे मांग कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अब धीरे धीरे लोगों तक पहुँच रहा है, लोग समझ रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। बाकायदा यहाँ पे आप कई लोग को लगता होगा कि अरे ये तो इस पार्टी से है। अरे वहाँ पे आपने कभी देखा किसी भी पार्टी का झंडा वहाँ पे था? कोई भी पार्टी, अलग अलग पार्टी नहीं। वो एजुकेशन के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उनको सीजेपी द्वारा ये बोला जा रहा है कि इनको रिज़ाइन दिया जाए, ये उस लायक नहीं है। ये एजुकेशन जो सिस्टम है इसमें जो रूल फॉलो करना था उसमें फेल दिख रहे हैं। तो इनका आवाज़ ये था। अब यहाँ पे ये देखो कि वहाँ पे जो इंडियन फ्लैग है, भारतीय फ्लैग, झंडा वो है, उसको लेकर के बोल रहे हैं कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये भी है कि आप डजेंट मैटर कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेन मुद्दा ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन दिया जाए। अब कुछ लोग सवाल ये कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन देने से क्या हो जाएगा, फिर तो दूसरा आ ही जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि यदि कोई दूसरा आएगा, ठीक है, उसके अंदर में एक तो डर रहेगा ना कि अगर हमने अच्छा काम नहीं किया, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, एजुकेशन में स्कैम हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटी का बहुत बुरा हाल है। आपको पता होगा कि जितने भारत में लगभग स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आप देख लो गिने चुने ही होंगे जहाँ पे पढ़ाई होता होगा सही ढंग से, और कोई ग्रेजुएशन करने के बाद कोई एक जॉब ले ले। जो भी ग्रेजुएशन करने के बाद, वो भी मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, कोई भी अगर ग्रेजुएशन करने के बाद एक ग्रेजुएट डिग्री ले ले, जॉब ले ले, उसको स्पेसिफिक तैयारी करना पड़ता है कंपटीशन लेवल का। अलग अलग से कोई कर रहा है यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, अलग से उसको तैयारी करना पड़ता है। वो
जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उससे बाद, अब ग्रेजुएशन में क्या है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है, तो बच्चे ग्रेजुएशन से ही पढ़ने लगते हैं। उनका जो एक होता है कॉलेज लाइफ जो होता है वो नहीं देख पाते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी जो फॉर्मेट किया गया था, कॉलेज फॉर्मेट किया गया था, अगर उसके बारे में जानोगे ना कि कॉलेज क्यों बनाया गया, यूनिवर्सिटी क्यों बनाया गया। अब जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जैसे आप मान लो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसमें भारत के 2800 राज्य से वहाँ पे आते हैं बच्चे, और विविधता में एकता, आपको इतने कुछ जानने को मिलेगा। लोग कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कई सारे खेल प्रतिस्पर्धा, इतने सारे आर्ट्स, कला, स्पोर्ट्स में, एक्टिंग में, हर एक चीज़ का, सिंगिंग में कोई अच्छा पोएम लिख रहा है, पोइट्री लिख रहा है, कई चीज़ें जानने को मिलता है, अवेयर करने को मिलता है। स्टूडेंट्स जो होता है अपने हक आवाज़ के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पावर क्या होता है, इन सब चीज़ों को, लेकिन इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। बस ग्रेजुएशन होता है और जॉब के लिए जॉब में पड़ जाते हैं, फिर वो वही सुबह शाम जाना, सुबह 9 बजे तैयार होकर के ड्यूटी जाना, 5 से 6 बजे आना, फिर थक हार करके सोना, फिर ये कंटिन्यू इस तरीके से चलते रहता है। अब क्या कर सकते हो, तो यही है। तो अभी देखो क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं कि मैं देखा कि इतने 16 दिनों से जो कंटिन्यू चल रहा है जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट, जहाँ पे युवा और जेनजी का एक ही मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन दो। अब यहाँ पे तुम कई चीज़ें सोच सकते हो, जिसमें ये है कि इतने सारे बच्चे दिन रात वहाँ पे बैठे हैं और वहाँ पे अपना आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसमें अपने आप को एक सरकार तक अपना आवाज़ पहुँचाने के लिए अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि कई सारी चीज़, कोई पोएम कर रहा है, कोई जिसको गिटार है वो गिटार बजा रहा है, कोई संगीत बजा रहा है, तो आयशा वाले अपने तरीके से अपना, यहाँ तक कि मैं ये देखा कि अभी कुछ दिन पहले ये हुआ कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी बच्चे खोल रखे थे। लाइब्रेरी इन द सेंस कि एक टेबल था, स्टॉल था, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्रांतिकारी लोगों का पुस्तक विचार उसमें था, बुक्स थे, बायोग्राफी था। अब एक क्या होता है कि एक पुलिस वाले आते हैं और वो क्या बोलते हैं, उनका नाम था अभिजीत दीप के बता रहे थे, कोई शर्मा करके थे, तो वो क्या कर रहे थे कि वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का किताब था और भगत सिंह का किताब था, ये सब उठा करके वो फेंक दी। अब यहाँ पे अभिजीत दीपके का बयान है, आप देख लेना। वो बोल रहे थे कि आपको इन बच्चों से क्या दिक्कत है, यहाँ पे बुक है, बच्चे 24/7 यहाँ पे रह रहे हैं पिछले 16 दिनों से, इनको पढ़ने के लिए यहाँ पे समय यहाँ पे स्पेंड कैसे कर सकते हैं, इन अपना जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक कैसे पहुँचा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए रखा हुआ है। तो इससे आपको क्या दिक्कत है, एक किताब से क्या दिक्कत है, आप पढ़ने की आज़ादी सामने से आप छीन रहे हो, मतलब क्या मान इसको बोल सकते हो। दूसरा चीज़ की ये है कि अगर देखो क्या होता है ना कि कोई भी विधायक होता है जो स्टेट लेवल में होता है, वो विधायक होता है जिसको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको कौन चुनता है, जिनको लोग चुनते हैं वोट दे करके। अब ये वोट के समय क्या होता है कि सारे गांव घूमते हैं, शहर घूमते हैं, शहर घूमने के बाद लोगों से वोट मांगते हैं और बोलते हैं कि हम ये आपके लिए करेंगे, ठीक है। उन्हीं विधायकों में से मंत्री बनाया जाता है। उसी तरीके से संसद में होता है, संसद में जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद बोलते हैं, वो सांसद भी लोगों द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। अब इनको चुन करके वहाँ भेजा जाता है, ताकि वो किस लिए, देखो सारे जनता लोग मिल करके एक सांसद को चुनते हैं। 10 लाख लोगों पे एक सांसद का होता है कि 10 लाख को एक संभालता है एक सांसद। ऐसा किसी क्षेत्र एरिया का विशेष उस तरीके से एज अ कॉन्स्टिट्यूशंस रूल के अनुसार ये है कि 10 लाख में से किसी एक को सांसद चुना जाता है। तो उनका एक जिम्मेदारी रहता है कि इनको कोई भी समस्या हो, इनको रिलेटेड इस क्षेत्र में किसी ज़िला में, तो उनका समाधान वो करेंगे। जैसे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, और वहाँ पे कई सारे चीज़ें लगाना हो, जैसे अगर कोई पार्क हो, उस तरीके से कोई इनोवेटिव काम करना हो तो उस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये देखो कि अब ये संसद में हैं, तो संसद में इन्हीं में से किन्हीं को मंत्री बना दिया जाता है। अब ये मंत्री का क्या काम है, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, अभी यहाँ पे इनका क्या योगदान है कि यहाँ पे जितने सारे एजुकेशन से संबंधित भ्रष्टाचार होता है, स्कैम होता है, हर चीज़ों में देखते हो कि
इतने पेपर, इतने करोड़ों करोड़ों रुपए में पेपर बिक जा रहे हैं कुछ दिन पहले ही। तो इन सब के ऊपर आवाज़ उठाए, आवाज़ उठाने के साथ साथ इन सब चीज़ ना हो, करप्शन ज़ीरो हो। अब लोग चुनते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ों का हो कि अगर कोई उस पद पे रह करके अपनी पद का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, उस पद पे रह करके अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटाया जाए। अब हटाएंगे कैसे? अब जनता ही तो आवाज़ उठाएगा कि भाई ये आप सही काम नहीं कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपको जो एजुकेशन मिनिस्टर दिया गया था आप इस पद को नहीं संभाल पा रहे हो, आप रिज़ाइन दो। और अगर जनता सवाल उठा रही है, सरकार तक मैसेज पहुंचा रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट बी रिज़ाइन, उनको रिज़ाइन देना चाहिए, तो वो यहाँ पे अभी भी भारत की राजनीति मानसिकता ये है कि अगर हम इनको यहाँ से पद से हटा देते हैं तो हम ये हो जाएंगे। मतलब क्या बोल सकते हो कि हम, मतलब यहाँ पे जो लोग बोलेंगे कि जनता के मैसेज जाएगा कि सरकार डर गई है, ये पार्टी के जो सरकार बनी हुई है वो डर गई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो बेधड़क आप हटाएं। तो ये तो एक बहुत अच्छी मैसेज भी है। और यहाँ तक की है कि अब न्यूज़ में ये आ रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होने वाला है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज कर दिया जाएगा। तो ठीक है, चेंज कर दिया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन मेन मोटिव ये है कि जितने स्टूडेंट जो अपना आवाज़ उठा रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट बी रिज़ाइन, पिछले 16 दिन से सारे स्टूडेंट ही हैं जो वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठ करके कंटिन्यू प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे मैं ये देखा कि जो कह सकते हो कि जो भाईचारा है आपसी, सारे जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस मुद्दा को समझ रहे हैं, वो आ करके जो छात्र हैं उनको खाना खिला रहे हैं सुबह शाम, क्योंकि वो छात्र हैं। ना कि कोई रैली चल रहा है नेताओं की, और ना कोई नेताओं का प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पे छात्र हैं, वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं अपने एजुकेशन और अपने हक के लिए। तो इस चीज़ को लेकर के सारे जो जिनको समझ में आ रहा है कि ये बच्चे हैं अपने एजुकेशन, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, पूरे भारत के स्टूडेंट के लिए, वो भी आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि ऐसा कोई कदम ना उठाए एजुकेशन मिनिस्टर इतना विफल हो जाए अपना हर चीज़ में करप्शन। कोई बच्चा, अगर सोचो कि जो 20 बच्चे सुसाइड लिए हैं, सिर्फ नीट का ही मामला नहीं है, कई सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं इंडिया में, सेंट्रल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, जिसमें बच्चे का एज पार हो रहा है। कई बच्चे का कह सकते हो कि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो कई चीज़ों का वो शिकार हो जा रहे हैं। कह सकते हो कि बेरोज़गारी, कई तरीके से जितना नॉलेज है, जितना अवेयरनेस है, परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। तो ये हालात है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आवाज़ उठाया जा रहा है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो कह सकते हो विरोधी तत्व, ये कि फंडिंग आ रहा है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे सारे स्टूडेंट हैं, आगे जा कर के पता नहीं ये जो सीजेपी मूवमेंट है वो पार्टी बने या नहीं बने, लेकिन अभी जो विचार है, जिस मुद्दे पे ये बात कर रहा है, वो सबको आना ज़रूरी है। यहाँ तक कि इन्फ्लुएंसर की बात चल रहा था कि जिसमें कई सारे बोल रहे थे कि इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं आ रहे हैं, कई सारे ब्लॉगर्स हैं, कई सारे यूट्यूबर हैं, इतने बड़े बड़े टेक हो, गेमिंग हो या ब्लॉगिंग हो या एजुकेशन फील्ड में हो, क्यों नहीं सारे आ रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि सभी को आना चाहिए। और कुछ लोग इसको राजनीति से जोड़ रहे हैं, तो इसे राजनीति से तो बिल्कुल ना जोड़ा जाए। और ये स्टूडेंट का एक मूवमेंट है और वो भी पीसफुल है, और ये भारत के छात्र हैं, ना कि कोई बाहरी हैं जो अपना हक आवाज़ के लिए इतने समय से कर रहे हैं। और यहाँ तक कि 16 दिन से कंटिन्यू यहाँ पे चला रहा है प्रोटेस्ट। तो सभी तक ये तो मैसेज अब लगभग पूरे इंडिया में तो ये मैसेज फैल जाना चाहिए। यहाँ तक कि और जो नहीं आ पा रहे हैं, जैसे कई लोग जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं छात्र, वो एज अ डिजिटल सपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा। अब देखो जो स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ कि कई छात्र जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो उस मानसिकता से हैं कि अरे मैं क्यों जाऊँ, कुछ बोल रहे हैं कि अरे मैं क्यों जाऊँ। अरे यार तुम्हारे हित के लिए ही वहाँ पे बात चल रहा है। तो एक दिन हो, 2 दिन हो, खास करके दिल्ली में जो छात्र हैं वो तो ज़रूर जाएं। तो उन सब चीज़ों से मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जो दूर हैं, अब उनका जो घर से जो पैसे आते हैं
वो सीमित आते हैं जो उतना ही रख करके पढ़ सकें। अब वो चाह करके भी नहीं जा पाएंगे। वो तो डिजिटली सपोर्ट कर रहे हैं, जो खास करके दिल्ली आसपास एरिया में हो या जिनको लगता है पहुंच जाएं, ऑफ कोर्स पहुंचो और अपना आवाज़ वहाँ पे दो आप। और इससे क्या होगा कि सरकार तक आवाज़ पहुंचेगा, सरकार आपकी बातों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि वो एजुकेशन मिनिस्टर को जो वर्तमान है उनको जल्द से जल्द रिज़ाइन देने की बात की जाए। तो ये था पूरा सार जो अभी वहाँ पे चल रहा है। मेन मुद्दा क्या है, इसको पॉलिटिकली नहीं लिया जाए। आप किसी भी जगह से आते हैं वहाँ पे ज्वाइन करें, जुड़ें, स्टूडेंट के आवाज़ को समझें। तो दोस्तों आज जंतर मंतर एक बार फिर से जाने वाले हैं और अभी वहाँ पे जो यूथ लोगों का प्रदर्शन कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें नीट के बच्चे और जितने पेपर लीक होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो फाइनली यूथ लोगों का ये डिमांड है कि जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको रिज़ाइन देना है किसी भी हाल में, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम को सही से चला नहीं रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। आज वहाँ जाने वाले हैं और उनके जो लगातार जिस तरीके से सारे यंग बच्चे हैं, यूथ लोग हैं, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना, ये कोई आम बस की बात नहीं होता है। तो आज वहाँ चलेंगे और सारा चीज़ वहाँ दिखाएंगे कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अभी हम हैं मेट्रो स्टेशन और यहाँ से मेट्रो आने वाली है और यहाँ से हम लोग सीधे चलेंगे जंतर मंतर। देखो यहाँ जितने नीट मामले में जो सुसाइड किए थे पेपर लीक होने के बाद, उनका यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है और साथ ही साथ जो यहाँ पे आ रहे हैं जेनजी यूथ लोग अपना यहाँ पे ओपिनियन लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लगभग हम न लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। यहाँ पे देखो एक भाई साहब अपना ओपिनियन लिख रहे हैं। व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। फिर यहाँ पे देखो जो है अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन दो, एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज करो।